अब रूस यूक्रेन युद्ध पर बात करें। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री साइप्रस में मिल रहे हैं ताकि रूस से भविष्य की बातचीत की रणनीति बन सके, क्योंकि यूक्रेन चाहता है यूरोप मध्यस्थ बने, जबकि अमेरिका अब ईरान पर ध्यान दे रहा है। यूरोपीय मंत्री संभावित वार्ताओं के लिए पूर्व शर्तों और इस बात पर चर्चा करने की उम्मीद है कि अगर यूरोपीय संघ बातचीत में शामिल होता है तो उसका लक्ष्य क्या होगा। हाल ही में क्रेमलिन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूरोप के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, जबकि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की सार्वजनिक रूप से यूरोप से कूटनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने की अपील कर रहे हैं। कुछ यूरोपीय राजधानियों में डर है कि युद्ध यूक्रेन से बाहर फैल सकता है और पुतिन इसे बढ़ा सकते हैं। रूस ने हाल ही में बाल्टिक देशों के खिलाफ बयान दिए, लातविया के निर्माण केंद्रों पर बमबारी की धमकी दी और यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटरों को शरण देने का आरोप लगाया। पिछले हफ्ते बेलारूस के पास संदिग्ध रूसी ड्रोन आने पर लिथुआनिया में हवाई हमले के सायरन बजे। अब रूस की एसवीआर विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख ने उल्टा आरोप लगाते हुए नेटो सैन्य गठबंधन पर पूर्व में बड़े पैमाने पर संघर्ष की तैयारी करने का आरोप लगाया है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बेन हॉजेस, जो यूएस आर्मी यूरोप के पूर्व कमांडर हैं, फ्रैंकफर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनरल हॉजेस, यूरोपीय अधिकारी चिंतित है, लेकिन क्या रूस से वाकई खतरा है? वे पहले ही विमान उड़ाकर नेटो की परीक्षा ले चुके हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ना नेटो से टकराव का जोखिम लेना है। क्या रूस अभी ऐसा जोखिम ले सकता है? देखिए निकोल, मुझे लगता है कि रूस जो कर रहा है वो यूरोपीय देशों को यूक्रेन के समर्थन से पीछे हटाने की कोशिश है। भौतिक सहायता, साथ ही राजनयिक समर्थन, तकनीकी समर्थन, ये वे चीज़ें हैं जिन्हें रूस चाहता है कि यूरोप से आना बंद हो जाए। लेकिन यूरोपीय लोग समझते हैं कि रूस हमेशा उन्हें धमकी देता रहेगा, और वे यह भी समझते हैं कि खुद को रूसी हमले से बचाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि यूक्रेन रूस को सफलतापूर्वक हरा दे। तो मुझे नहीं लगता कि ये ताज़ा रूसी धमकियां उन्हें डरा देंगी या रोक पाएंगी। युद्ध के मामले में संभावित कूटनीतिक भूमिका पर चर्चा करने के लिए इस समय क्या बदलाव आया है? हमने साइप्रस में विदेश मंत्रियों की बैठक देखी, जिसमें यह चर्चा हुई कि क्या वे इसमें शामिल होना चाहते हैं और उनकी सीमाएं क्या हो सकती हैं। लेकिन अभी क्यों वे वार्ता की मेज पर क्यों आ रहे हैं, या वहां आने की बात तक क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है इसका एक कारण यह है कि वे मानते हैं कि अमेरिका इससे पीछे हट गया है। मेरा मतलब है, उस दिन विदेश मंत्री रूबियो ने भी कहा था कि अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। तो इस अमेरिकी प्रशासन द्वारा नेतृत्व को पूरी तरह से छोड़ दिया गया है। और फिर से यूरोपीय लोग समझते हैं कि उनके अपने हित में है कि वे इस युद्ध का सफल अंत लाने में मदद करें, जिसमें यूक्रेन रूस को हरा दे। सच कहूं, मैं नहीं समझा कि यूरोपीय लोग इसमें क्यों शामिल नहीं थे, और अब तक की कूटनीतिक कोशिशों में और भी महत्वपूर्ण तरीके से, क्योंकि यह साफ था कि ट्रंप प्रशासन का रुख पूरी तरह से इसके पक्ष में था, या यूं कहें कि वो रूसी नज़रिए को अपना रहा था, जो यूरोप के लिए अच्छा नतीजा नहीं होता। तो ये यूरोपीय नेताओं का सही फैसला है कि वे आगे आएं और बातचीत का नेतृत्व करें, क्योंकि उन्हें ही इसके नतीजों के साथ जीना होगा। आप कहती है कि जरूरी नहीं कि रूस इन नेटो देशों में घुसपैठ करे या हमला करे, लेकिन यूरोप के बाकी हिस्सों का क्या? ना नेटो, ना यूरोपीय संघ का सदस्य, बल्कि 2000 के दशक की शुरुआत में रूस ने जॉर्जिया पर हमला किया था। मैं जॉर्जिया की बात कर रही हूँ। क्या जॉर्जिया पुतिन का अगला निशाना बन सकता है? क्योंकि कई विश्लेषक मानते हैं कि ये कम जोखिम वाला कदम होगा, जो ऐसे समय में क्रेमलिन की कुछ ताकत भी दिखा सकता है जब उसे इसकी जरूरत है। देखिए, नहीं, ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन असल में अगर आप एक पल के लिए पीछे हटकर देखें तो रूस वास्तव में यूरोप और अपने बाकी पड़ोसियों के साथ युद्ध में है। मेरा मतलब है, वे इसे ज़रूरी नहीं कि प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई के रूप में सोचते हों, लेकिन वे अपने पड़ोसियों को डराने के लिए धमकी, जासूसी, तोड़फोड़, दुष्प्रचार और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी जैसी हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन से हवाई क्षेत्र का उल्लंघन और समुद्र के नीचे की केबलों और पाइपलाइनों का विनाश, ये वे चीज़ें हैं जो वे पिछले कुछ वर्षों से मध्य और पश्चिमी यूरोप के खिलाफ कर रहे हैं। और जब तक देश यह नहीं समझ लेते कि
कि क्रेमलिन को कुछ कीमत चुकवाने के लिए कैसे जवाब देना है, तब तक यह जारी रहेगा। मुझे लगता है कि यह संभव है कि वे जॉर्जिया की ओर रुख कर सकते हैं। आप जानते हैं, लेकिन सच कहूँ तो वहाँ पहले से ही जॉर्जिया ड्रीम पार्टी सत्ता में है, जो जॉर्जिया की सत्तारूढ़ और रूस के लिए अनुकूल पार्टी है। मुझे नहीं समझ आता कि अतिरिक्त बल क्यों लगाएं। वे पहले ही जॉर्जिया के 20% हिस्से पर काबिज हैं, तो मुझे नहीं पता कि इसकी संभावना कितनी है। आपने कहा यूरोपीय देशों को रूस के प्रति कड़ा संदेश देना चाहिए। वो क्या हो सकता है और इस स्तर पर क्या इसमें किसी तरह का सैन्य संदेश शामिल होना चाहिए अगर बातचीत काम नहीं करती? खैर, मेरी सूची में कुछ चीज़ें सबसे ऊपर होंगी। नंबर 1, इसे नीति के रूप में घोषित करें कि यह यूरोप द्वारा वांछित रणनीतिक अंतिम लक्ष्य है कि यूक्रेन अपनी सीमाओं को फिर से 1991 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सीमाओं यानी यूक्रेन के संप्रभु क्षेत्र तक बहाल कर सके। इसे नीति बना लें या इसे रणनीति बना लें, और फिर आप ऐसी नीतियां बना सकते हैं जो यूक्रेन को ऐसा करने में मदद करेंगी। दूसरा, इन अवैध रूसी छाया बेड़े के जहाज़ों को जो प्रतिबंधित तेल बाल्टिक सागर के रास्ते बाहर ले जा रहे हैं, उन्हें अनुमति देना बंद करें, इसे रोकें। वही तेल चीन और भारत, तुर्की और कुछ अन्य देशों में जाता है और वही रूस के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए भुगतान करता है। इसका अधिकांश हिस्सा बाल्टिक सागर के रास्ते जाता है। इसका कुछ हिस्सा काला सागर के रास्ते भी जाता है। यह एक ऐसा कदम है जिससे रूस की युद्ध जारी रखने की क्षमता पर तुरंत असर पड़ेगा। ठीक है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बेन हॉजेस, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए i24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस सम्मान के लिए धन्यवाद। रूसी राष्ट्रपति पुतिन आज अस्ताना में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति टोकायेव से मिले। स्वागत में जेट विमानों ने आसमान में रूसी झंडा बनाया। सबसे बड़ी खबर ऊर्जा क्षेत्र से है। रूस और कजाकिस्तान ने झील बालकाश के पास कजाकिस्तान का पहला परमाणु संयंत्र बनाने का समझौता किया। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है, लेकिन सोवियत परमाणु परीक्षणों के दर्दनाक इतिहास के कारण दशकों से परमाणु ऊर्जा पर बहस चल रही है। इस परियोजना की लागत करीब 15 अरब डॉलर है और रिपोर्ट्स के अनुसार रूस इसका 85% निर्यात ऋण से वित्त पोषित करेगा। वहीं कजाकिस्तान 2035 तक 2.4 गीगावाट परमाणु क्षमता चाहता है।